जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मैं हूं देवदत्त मिश्रा। आज है 25 जनवरी और आपके प्यारे कोचिंग जंक्शन के चैनल पर मैं लेकर के हाजिर हूं करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें हम देखते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को प्रतिदिन। आज का पहला प्रश्न देखते हैं और शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर की श्रृंखला इस प्रश्न के साथ। प्रश्न है, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में इन पर्सन न्यूज के रूप में पूछे जाते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्या है कैसे है, बस एक बार आपको ध्यान दे लेना है और अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए सपोज करिए तो आप सही टिक करके आ जाएंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार को जो है श्याम श्रीनिवासन को दिया गया है। ये फिगर में है। श्याम श्रीनिवासन जी फेडरल बैंक के एमडी हैं और सीईओ है किसके? फेडरल बैंक के। ठीक है। बिजनेस स्टैंडर्ड एक अखबार है अंग्रेजी माध्यम का और इसलिए वह जो है बैंक से संबंधित पुरस्कार को हर वर्ष जो है एक श्रेष्ठ बैंकर को देता है। मतलब जितने बैंकें हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ व्यक्तियों को चुनता है। किस लिए? जिन्होंने बैंक को लेकर के महत्वपूर्ण काम किया हो। तो श्री श्याम श्रीनिवासन जी ने पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में बैंक की सेहत को लेकर के अच्छा काम किया था, जिससे फेडरल बैंक की इकोनॉमिकल हेल्थ बहुत अच्छी रही। इस वजह से उन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है, बाल मजदूरी को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में इस समय जो 2021 चल रहा है वो क्या है? बाल मजदूरी को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। ठीक है। उसमें फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन एक अभियान शुरू किया गया है। उस अभियान को लेकर के प्रश्न पूछा गया है कि यह अभियान किसने शुरू किया है? तो अब आपके सामने जब भी बाल मजदूरी का कोई कॉन्सेप्ट आए तो ध्यान दीजिएगा, इस समय भारत ही नहीं विश्व स्तर पर, वर्ल्ड स्तर पर सबसे बड़े जो बालकों के हितों को लेकर के काम करने वाले व्यक्ति हैं वो हैं श्री कैलाश सत्यार्थी जी। कौन है? श्री कैलाश सत्यार्थी जी। अगर आपको परीक्षा में कोई जवाब ना आता हो तो आप इनको टिक करने का रिस्क अवश्य एक बार ले लीजिएगा। जब भी प्रश्न किस पे आधारित हो? बाल मजदूरी को या बाल मजदूरी से रिलेटेड प्रश्न हो। ठीक है। श्री कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 के नोबेल पीस प्राइज से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, यानी 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार श्री कैलाश सत्यार्थी जी को मिल चुका है। श्री कैलाश सत्यार्थी जी भारत के ही रहने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ठीक, किसका? स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ये जो दिख रहा है आपका, ये स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन नहीं है, ठीक, बल्कि ये क्या है? बल्कि ये है हाकआई वायुयान। इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। लेकिन अब आप पूछेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाकआई विमान बनाया है, तो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का कांसेप्ट इसमें से कहां से आ गया? तो बात ऐसी है कि जो ये विमान बनाया गया है हाकआई, इस पर पहली बार इस वीपन का, किस वीपन का? स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन का पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यानी ये जो SAAW होता है, यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन होता है, एक प्रकार का प्रिसाइशन गाइडेड बम है। क्या है? बम, जो दुश्मन की सीमा के अंदर घुसने से पहले, या कह लीजिए दुश्मन की सीमा से कुछ 100 किलोमीटर दूर पहले से लक्ष्य को टारगेट कर सकता है और वहां ये गाइडेड बम भेज करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए यह भारतीय सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक तो अपने जो ये है, सॉरी, ये जो अपना वायुयान है ये, और इसके जो चालक दल हैं, जो इसके पायलट हैं, इनकी जान का जोखिम जो है कम हो जाता है, क्योंकि ये दुश्मन देश की सीमा में घुसेंगे ही नहीं, बाहर से ही लक्ष्य को टारगेट कर लेंगे और जो भी डिस्ट्रॉय करना हो इस स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के माध्यम से उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ दो चीज जानना जरूरी बात है। पहली बात, जरूरी बात यह है कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन क्या है? तो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन एक प्रकार का प्रिसाइशन गाइडेड बम है, जिसे DRDO ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? DRDO ने। इसका पहली बार
भारत में भारतीय कंपनी ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है किस पर? हाक आई विमान पर। किस पर परीक्षण किया है? हाक आई विमान पर। और हाक आई विमान को बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। यह जो है अभी तक मिग और जगुआर जैसे विमानों पर जो है इसका मतलब इसको सेट किया जाता रहता है, लेकिन वो क्या थे? विदेशी विमान थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया ये हल्का किस्म का विमान हाक आई, इस पर पहली बार इस विपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक प्रतिष्ठित एजेंसी है, जिसका मुख्य काम सेना के लिए उन्नत उपकरण तैयार करना है और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजी बनाना है, नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना है और उस टेक्नोलॉजी की मदद से अच्छे क्या बनाने हैं? वीपन्स बनाने हैं। ये डीआरडीओ का मैंडेट है। डीआरडीओ के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी सशस्त्र पुलिस बलों के लिए, सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य योजना की शुरुआत किसने की है? ये एक योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना? आयुष्मान सीएपीएफ। सीएपीएफ का मतलब क्या होता है? सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। हिंदी आप समझते हैं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कौन करेगा? जो सीएपीएफ का क्या होगा? कम से कम हेड होगा। सीएपीएफ किस में आता है? सीएपीएफ आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम के अधीन। किसके अधीन आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम के अधीन, यानी यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है सीएपीएफ बल आते हैं। सीएपीएफ कई प्रकार के बल हैं, जैसे आप जानते हैं आईटीबीपी, असम राइफल्स, सीआरपीएफ। इस प्रकार के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन्हें हम सीएपीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कहते हैं। यह गृह मंत्रालय का हिस्सा है, इसलिए इस योजना की शुरुआत आयुष्मान सीएपीएफ योजना की शुरुआत किसने किया है? गृह मंत्री। और वर्तमान गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। राजनाथ सिंह जी पे ना टिक करिएगा, राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं और सीएपीएफ जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आता है बल्कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अधीन है, न कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। राजनाथ सिंह जी के अधीन केवल जो तीनों सेनाएं और कोस्ट गार्ड है वही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस किसके हैं? वो गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, और क्या बात है? और बात है आयुष्मान की। तो आप जानते होंगे कि 2018 में, कब? 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से हेल्थ इंश्योरेंस की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य जो क्या हो, जो बीपीएल टाइप के परिवार थे या कह लीजिए कम आमदनी के परिवार थे, उनका ऑटोमेटिक चयन हुआ था। उनको स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया था। क्या प्रदान किया गया था? स्वास्थ्य बीमा, जिसमें वो हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क करा सकते थे, वो भी कैशलेस। और इस योजना से जुड़े अस्पतालों में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, दोनों अस्पतालों में करा सकते थे। इसी योजना को जो है अब एक्सटेंड कर दिया गया है सीएपीएफ बलों और उनके परिवारों के लिए भी। सीएपीएफ मतलब जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें काम करने वाले अपने सैनिकों या कह लीजिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के कर्मियों और उनके डिपेंडेंट परिवारजनों के लिए भी आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हो गई है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है, स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना है। और इसका जो पूरा स्ट्रेटेजाइजेशन होता है उसको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गाइड करती है। कौन सी एजेंसी गाइड करती है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है किस राज्य में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ठीक, रोड आर्च ब्रिज आपको दिख रहा है ना, ये जो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का जो ब्रिज है वृत्ताकार जिसको कहते हैं, ये परिधि जैसा दिख रहा है ना। आर्क मतलब क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है। और ये जो वृत्त की परिधि जैसा ब्रिज दिख रहा है, देश का सबसे लंबा ऐसा रोड आर्च ब्रिज वारे आर्क ब्रिज के नाम से उद्घाटन किया गया है। कहां? मेघालय में।
कहाँ उद्घाटन किया गया है? मेघालय में उद्घाटन किया गया है। यह किस नदी पर बना है? वाहरे नदी पर बना हुआ है। और इस समय भारत का सबसे लंबा आर्क रोड ब्रिज है। कैसा ब्रिज है? ऐसा ब्रिज है जो आर्कियल है। क्या है? आर्कियल, मतलब वृत्त की परिधि के अनुसार है। अच्छा, इसका काम क्या है? ये क्यों बनाया जाता है? तो देखिए, पूर्वोत्तर भारत की स्थिति आप जानते हैं कि यहाँ जो है कोई सामान पहुंचाना या किसी चीज को पहुंचाना बड़ा कठिन काम होता है। बहुत सारे पर्वत, पहाड़, खाइयां यहाँ होती हैं। तो जब घाटी बहुत गहरी हो, समझ रहे हैं ना, यहाँ आप देख रहे होंगे घाटी क्या है, बहुत गहरी है, और इस पर पुल बनाना आपको कठिन काम दिख रहा हो, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो, थोड़ी सी कम हो, अपेक्षाकृत कम हो, 5-6 किलोमीटर करना हो करके थोड़ा सा क्या हो, कम हो, तो उस पे इस प्रकार का जो ब्रिज बनाया जाता है वह जो है आर्थिक दृष्टिकोण से सस्ता और सुलभ बन जाता है, मतलब अच्छे तरीके से बन जाता है। ये देख रहे हैं, इसमें कोई पिलर नहीं, लास्ट में जो है यहाँ एक पिलर है, यहाँ एक पिलर है, बीच में कोई पिलर नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा रोड आर्क ब्रिज कहाँ बनाया गया है? मेघालय में बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? वाहरे नदी पर बनाया गया है, और उसका नाम क्या है? वाहरे रोड आर्क ब्रिज। मेघालय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पिछले वीडियोज में भी हमने जाना है, उससे हट करके कुछ बातें जान लेंगे। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कॉर्नेड संगमा। कौन है? मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कॉर्नेड संगमा। ठीक, यह महत्वपूर्ण बात है। दूसरे मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं एसपी मलिक, मतलब सत्यपाल मलिक वहां की क्या है? वर्तमान राज्यपाल है। ये तो हो गई पॉलिटिकल बात। थोड़ा सा ज्योग्राफिकल चीज देख लेते हैं कि इसमें ज्योग्राफी की बात क्या आती है मेघालय के बारे में। तो इस मैप को थोड़ा सा जूम करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय की पहाड़ियां हैं, और यहाँ जो है मेघालय राज्य भारत का सबसे ज्यादा गीला क्षेत्र है, यानी सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है? मेघालय राज्य में होती है। मेघालय राज्य में गारो खासी जयंतिया जो होती है, खासी जयंती पर स्थित मासिम राम विश्व का सबसे ज्यादा बरसात, मतलब जहां विश्व की सबसे ज्यादा बरसात होती है उसे हम मौसिम राम कहते हैं। कुछ नई बातें जान लेते हैं। ये मेघालय की सीमा है, ये ठीक। पूर्वोत्तर जो राज्य है जिसको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, उसमें एक कौन सा है? मेघालय है। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलांग। और अगर आप इसको जो है बॉर्डर इसका देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर है किसका? असम का। ठीक है ना, ये किसका बॉर्डर है? असम का। तो यानी मेघालय क्या है? भारत के केवल एक राज्य की बॉर्डर को छूता है। वो कौन सा राज्य है? असम। बाकी शेष हिस्सा किसके लगता है? बाकी शेष हिस्सा इसका बांग्लादेश को टच करता है। किसको टच करता है? बांग्लादेश को। ठीक, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मेघालय राज्य जो है भारत के केवल असम राज्य से इसकी सीमा स्पर्श करती है। असम राज्य को छोड़ करके बाकी जो इसकी सीमा है वो बांग्लादेश से मिलती है। ठीक है ना, समझ गए ना आप? मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी शिलांग। मुख्यमंत्री कौन है? कॉर्नेड संगमा। राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक, एसपी मलिक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। कल 24 जनवरी थी, आज 25 जनवरी है। कल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। आपने देखा होगा, फेसबुक वगैरह आप चलाते होंगे तो ढेर सारे नेतागण, बड़े बड़े लोग जो है या सामान्य लोग भी मेरी बेटी मेरा अभिमान कह करके अपनी बेटी के साथ जो है फोटो लगाए हुए थे। ठीक है, तो ये इसलिए लगाया था क्योंकि कल के दिन यानी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। क्या मनाया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य ने एक चाइल्ड को, एक बालिका को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री पद का प्रभार दे दिया। ठीक है ना, कल उत्तराखंड ने एक दिन का मुख्यमंत्री किसे बना दिया? तो एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया सृष्टि गोस्वामी को। ये है सृष्टि गोस्वामी जी। ये क्या थी? कल 24 जनवरी को उत्तराखंड की मुख्यमंत्री थी। अगर आपसे पूछा जाए कि 24 जनवरी 2021 को उत्तराखंड की मुख्यमंत्री कौन थी, तो 24 जनवरी को उत्तराखंड की मुख्यमंत्री थी सृष्टि गोस्वामी। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री हैं त्रिपेंद्र रावत। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी
मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। उत्तराखंड के बारे में कुछ और रोचक बातें हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, परीक्षा में आने वाला पर्यावरण से सबसे ज्यादा प्रश्न क्या, कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। ठीक, उसका सही जवाब कहाँ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड के नैनीताल में है। यह इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, समझ गए। इसलिए प्रायः परीक्षा में, प्रायः या कह लीजिए कि अगर 2-3 महीने में कोई परीक्षा हो रही तो एक परीक्षा में जरूर पूछ लेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 2-3 और पार्क हैं। एक है जिसको कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। इसका पूरा नाम हिंदी में कह लें तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, ये और नंदा देवी नेशनल पार्क, ध्यान दीजिएगा, नंदा देवी नेशनल पार्क, इन दोनों पार्कों के बारे में ध्यान दीजिएगा। ये दोनों पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये दोनों उत्तराखंड हैं और ये दोनों कंबाइंड रूप से मिल करके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। किसके, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की ऐसी कौन सी जगह है जिसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, तो वो क्या है, वैली ऑफ नेशनल फ्लावर्स और नंदा देवी, दोनों आसपास के ही जगह पर्यावरण पार्क हैं और उन दोनों को सम्मिलित रूप से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में उनको शामिल किया गया है। ठीक है, ये उत्तराखंड के बारे में कुछ रोचक बातें थी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, तुर्की बना रहा है पाकिस्तान के लिए जंगी जहाज। अब तुर्की पाकिस्तान के लिए जंगी जहाज बना रहा है, कौन सा जहाज बना रहा है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, उसमें हमें रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। यह जो है मिलिट्री एनालिस्ट जो है उनका काम है। हमें तो बस ये जानना है तुर्की है क्या, ठीक है, तुर्की है क्या, उसकी राजधानी क्या है, यही सब परीक्षा में पूछा जाने वाला है। ठीक है ना, हमें ये नहीं जाना है कि इसमें ये कितने मेगावाट का है, इसका पावर क्या है, इसमें कितने इंजीनियर किसने बनाया, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें अगर आप जबरदस्ती आप इसका नंबर याद करेंगे तो कोई महत्व नहीं रहेगा। फिलहाल जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न पूछा गया तुर्की की राजधानी क्या है, इस्तांबुल, अंकारा, मिलान या रबात। इसका सही जवाब है तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा है। महत्वपूर्ण बात जो तुर्की के बारे में है वो हम देखेंगे मैप के जरिए। तुर्की है कहाँ, ठीक है ना, तुर्की है कहाँ, इसको देखते हैं। तो ये देख रहे होंगे, सॉरी, ये देख रहे होंगे, ये है भारत, दिखाई पड़ रहा है। भारत को तो आप जानते हैं, विश्व मैप में आप अच्छे से पकड़ लेंगे। इस प्रकार का जो मैप है कहाँ का है, भारत का है। भारत से चलते हैं तो किधर की तरफ चलते हैं, पश्चिम की तरफ चलते हैं। मैप में दिशा को आप जानते हैं ना, उत्तर की दिशा को, ऊपर वाली दिशा उत्तर, नीचे वाली दिशा दक्षिण, इधर वाली दिशा पूरब और इधर वाली दिशा पश्चिम। तो भारत से किधर चलते हैं, पश्चिम की तरफ चलते हैं। यही पूछ लिया कि भारत से तुर्की किस दिशा में है, तो तुर्की किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में चलते हैं तो यहां से अगर बढ़े, ये क्या है, यहां से बढ़ते हैं, ये है अरब सागर, क्या है, इसे बोलते हैं हम अरब सी, अरबियन सी। नीचे जो है हिंद महासागर है, ये है अरब सागर। यहां है अदन की खाड़ी, इसको क्या बोलते हैं, अदन की खाड़ी, ठीक है ना। ये क्या है, ये है सोमालिया राष्ट्र। यहां से धीरे धीरे करके हम जलमार्ग से आगे बढ़ेंगे, जानते चलते हैं, ये कौन सा, ये छोटा सा जो दिख रहा है सी, इसे हम कहते हैं लाल सागर। इसका नाम क्या है, लाल सागर। ठीक है, तुर्की पहुंचते हैं। तुर्की पहुंचने के लिए करना क्या होगा, देखते रहते हैं ना। भारत से अगर तुर्की जलमार्ग से जाना हो तो हम कैसे जाएंगे, पहले अरब सागर में जाएंगे, अरब सागर में अदन की खाड़ी से होते हुए लाल सागर, ये जो पूरा क्षेत्र है लाल सागर है, यही बनी है स्वेज नहर। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो एक सागर ये है जिसे हम कहते हैं लाल सागर, और दूसरा जो सागर है उसे हम कहते हैं भूमध्य सागर। भूमध्य सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के पॉलिटिकल मैप के बीच में पड़ता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम भूमध्य सागर कहते हैं। तो स्वेज नहर से होते हुए हम कहां पहुंच गए, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में मैप को थोड़ा सा और जूम करें तो आपको थोड़ा सा दिखेगा कि तुर्की है कहां।
ये दिख रहा है क्या है? टर्की। तुर्की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टर्की कहते हैं। ये है तुर्की। तुर्की का एक खास बात यह है कि यह एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है। यहां तक का जो हिस्सा है, यहां तक का जो हिस्सा है ये कहां का है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। लेकिन ये जो हिस्सा है ये कहां पड़ता है? ये यूरोप में पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी अंकारा। अंकारा पड़ता है कहां? एशिया महाद्वीप में। इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तुर्की किस महाद्वीप में स्थित है, तो आप सही जवाब बताएंगे कि तुर्की क्या है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। हालांकि इसका कुछ क्षेत्र यूरोप महाद्वीप में भी है। ये वाला जो क्षेत्र क्या है? ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और तुर्की का एक जो फेमस शहर है इस्तांबुल, क्या? इस्तांबुल, वो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इस्तांबुल को पहले जो है कुस्तुनतुनिया कहते थे। इतिहास आप पढ़ते होंगे तो आपको कुस्तुनतुनिया का नाम जो है बार बार मिलता होगा। कुस्तुनतुनिया अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंटिनोपल। यह इसलिए नाम मिलता है क्योंकि प्राचीन समय में यह पूरा जो क्षेत्र है, पूर्वी यूरोप का जो क्षेत्र है, इस पर कब्जा था ऑटोमन एम्पायर का। किसका कब्जा था? ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। और उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? उसकी राजधानी वर्तमान में जो इस्तांबुल जिसे हम कहते हैं, उससे पहले क्या कहते थे? कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल, वो हुआ करती थी पूरे ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी। तुर्की को मुझे याद है, मैं इतिहास की किताब पढ़ता था तो एक चीज जो है नीचे नोट करके दिया गया था। क्या? वह कौन सा राष्ट्र है जिसे एशिया या यूरोप का बीमार राष्ट्र कहा जाता है? तो कौन सा राष्ट्र है? वो है तुर्की। बीमार राष्ट्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि बाद के समय में इसकी हाल बड़ी बिगड़ गई थी, इसका हाल खस्ता हाल हो गया था। इसलिए तुर्की को यूरोप या एशिया का बीमार राष्ट्र कहा जाता था। ठीक है। तुर्की किन दो सागरों के बीच में पड़ता है? तो ये जो सागर है इसे हम कहते हैं काला सागर। मैप आप ध्यान दीजिए, ये क्या है? भूमध्य सागर। दोनों सागरों के बीच में तुर्की की स्थिति है। ठीक है ना? काला सागर भूमध्य सागर के बीच में। ठीक है ना? मैप देखते रहेंगे तो एक दिन मेरा विश्वास है करंट अफेयर सीरीज के साथ साथ ही आपका मैप भी एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया भारत कहाँ है? ये है अपना इंडिया। तुर्की कहाँ है? ये है तुर्की। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। इस्तांबुल भी तुर्की में ही पड़ता है लेकिन राजधानी नहीं है। मिलान पड़ता है इटली में। और रबात क्या है? रबात है मोरक्को की राजधानी। रबात क्या है? मोरक्को की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती है? तो आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती होगी? कोई बड़ी टीम तो इसमें खेलती नहीं है। जाहिर सी बात है इसमें कहीं न कहीं कोई आर्मी की ही टीम होगी जो जीती होगी। और इसमें ऑप्शन में भी आर्मी या एनसीसी की ही टीम दी गई है। तो 10वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो हॉकी की है, आइस हॉकी की, उसे जीता है आईटीबीपी ने जीता है। किसने जीता है? आईटीबीपी ने। आइस हॉकी का मतलब क्या है? ये फिगर में आप देख रहे होंगे, बर्फ पर जो हॉकी खेली जाती है उसे कहते हैं आइस हॉकी। तो भारत में यह कहाँ आयोजित होता होगा? जाहिर सी बात है जहां बर्फ पड़ती होगी, जहां बर्फ जो है सपाट रूप से जमीन पर बिछा होगा। तो ऐसा क्षेत्र कौन सा है भारत में? ऐसा क्षेत्र है लद्दाख। कौन सा क्षेत्र है? लद्दाख। इस बार का 10वां राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता लद्दाख के गुलमर्ग में आयोजित की गई थी। कहाँ? लद्दाख के गुलमर्ग में। जीता किसने था? जीता था आईटीबीपी ने। आईटीबीपी क्या है? आईटीबीपी एक पैरामिलिट्री फोर्स है। किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन है। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 1962 में। किस लिए हुई थी? इसका नाम ही क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी फोर्स। किस लिए गठित की गई थी? तो आपको मालूम होगा कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। और ये जो क्षेत्र है, मैप का अगर हम देख लें तो ये जो क्षेत्र है ये बड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है। इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र से निपटने के लिए एक विशेष बल की जरूरत थी और इसलिए 1962 में आईटीबीपी का गठन किया गया, जो क्या करेगा? तिब्बत जैसे खतरनाक संवेदनशील पहाड़ी बॉर्डर से निपटने के लिए इनके बलों को ट्रेन किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। तो 1962 में क्या हुआ था? आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। किसके अधीन इस समय है? गृह मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान इसके डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वर्तमान इसके डायरेक्टर जनरल हैं एसएस देशवाल।
कौन है? एस एस देशवाल इसके जो है वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं। आज की इस श्रृंखला को हम यही समाप्त करेंगे। अगली श्रृंखला में कल आपसे हम मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे सादर अनुरोध है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में इसका लिंक जरूर शेयर करें। अभी हमारा परिवार बहुत छोटा है, मेरी आशा है कि हम लोग जल्दी ही एक बड़े परिवार में तब्दील हो जाएंगे। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर कराएं और हमारी वेबसाइट www.coaching.in पर अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें। जय हिंद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।